कुरुक्षेत्र में आज बात होगी दिल्ली में जिस तरीके से एक कार में धमाका होता है और उस धमाके में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये हमला किसने करवाया, क्यों करवाया और किस प्लानिंग के तहत कराया। क्या इस हमले के तहत भारत में कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी या फिर यह हमला सरहद के पार बैठे लोगों के द्वारा किसी तरीके से प्लान किया गया। तो ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक तरीके से यह समझना, क्योंकि देश की जनता को भी काफी जरूरी है कि देश की सुरक्षा को लेकर के किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, और क्योंकि इस देश ने इससे पहले भी इस तरह के हमले देखे हैं, लेकिन क्या जो ये हमला हुआ है ये किसी आतंकी संगठन का काम है या किस तरीके से ये पूरा एक मॉड्यूल चल रहा था, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज जुड़ेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कई तरह के सवाल उठे हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इस समय हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शम्मी सबरवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका डिजिटल पर। जिस तरीके से ये पूरा मामला दिल्ली में हुआ है, सबसे पहले तो एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? फर्स्टली आपका मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए तहे दिल से शुक्राना। बड़ा दुख की बात है जब आज मैं आपके साथ इस मौके पे खड़ा हूं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ऊपर वाले का हमें शुक्राना करना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं, हादसे से बच गए हैं। क्योंकि इनका जो पहला मॉड्यूल जो वो डॉक्टर जो पकड़ा गया था सहारनपुर से, जो वहां से कड़ियां अगर हम देखनी शुरू करें, उसके बाद फिर 2900 kg का इक्विवेलेंट का जो अमोनिया इनका मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट 1000 kg RDX के बराबर है। तो उससे मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर आप देखिए कि जो 3 जो आदमी इस गाड़ी में थे, जो टेररिस्ट जिसको हमको कहना चाहिए, वो उस गाड़ी में ही ब्लास्ट में खत्म हो गए। अब मुझे ये लगता है कि चूंकि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था जी, और अब ये कहीं घबरा गए, और जब घबराहट के करके या तो मिसहैप में हुआ है या एक लास्ट मिनट जिसे आदमी कहता है कि मैं मर रहा हूं तो मरने के साथ साथ कुछ ना कुछ करके जाऊं। ये सारी की सारी कड़ियां अगर आप देखें तो ये सारी पाकिस्तान की ISI के साथ ही जुड़ती हैं। और अब वो चाहते थे कि वो कुछ बजाय इसके कि JNK में ना करके हार्ट ऑफ द दिल्ली में करें, ताकि उनका ये एम ये है कि भाई ये इसका अब उंगली हमारे ऊपर ना आए कि भाई ये तो आपके देश में हुआ है, आपके कैपिटल में हुआ है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। डिनाइबिलिटी उनको मिल जाती है जी। तो वो मैं ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं ISI का हाथ है, उन्होंने अपने मॉड्यूल्स को एक्टिवेट किया है। और मुझे पता है कि जिस तरह से अभी एजेंसी जांच कर रही हैं, आज नहीं तो कल इन सब की जितनी परत हैं ये सब खुल जाएंगी। और सर, एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से पूरा मॉड्यूल चल रहा था और कोई एक बड़ी साजिश भी इसमें हो सकती थी, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि इससे पहले, क्योंकि हमने देखा जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, वहां पर सवाल उठे कि इतना RDX आया कैसे। तो सरहद पर हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन उसके अंदर की जो सिचुएशन है, इसको किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जाती है? देखिए, ऐसा है कि जब एक केमिकल है जो रेडिली मार्केट में अवेलेबल है जी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन मिल सकता है, एक है RDX जो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है। इन्होंने इस बार RDX को ना लेके जो अमोनिया का जो केमिकल का जो कॉम्पोजिशन है उसको यूज करने की कोशिश करी है। बेसिकली ये है कि अगर RDX का 1 किलो जो है वो अमोनिया के जो ये इनका जो केमिकल है, इसका लगभग 3 गुना ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो आप ये ले लीजिए कि जो 2900 किलो जो पकड़ा गया है वो लगभग 1000 kg RDX से बराबर आ जाता है। और अगर इसको आप पुलवामा के साथ कंपेयर करें तो पुलवामा में लगभग 50-60 किलो ही RDX था। तो आप ये ले लो कि उससे 20 गुना ज्यादा ये धमाका कर सकते थे अगर इनकी प्लान सक्सेसफुल हो जाती तो इसलिए वहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं करने की कोशिश करी है जिसमें फिंगर जो है डायरेक्ट ISI के या पाकिस्तान के ऊपर जाए। क्योंकि RDX होता या कोई वेपन्स होते, क्योंकि देखो कोई भी आपके पास मशीन गन है, रिवॉल्वर है, उनके ऊपर मार्किंग होती है कंट्री ऑफ ओरिजिन। वहां से पता लग जाता है कि ये अगर RDX है तो कहां से आया, ये वेपन है तो कहां से आया। अब एक केमिकल है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, उसको अगर आप यूज करते हैं ये ड्यूअल पर्पस केमिकल्स हो जाते हैं। तो इस करके डिनाइबिलिटी उनको एक बहुत ज्यादा मिल जाती है, जो नॉर्मल कोर्स में एक RDX के साथ उनको नहीं मिल पाती। जी,
एक और सवाल ये भी है कि सर जो हम बात करते हैं कि देश के अंदर अगर, क्योंकि सरहद पर तो कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती है और लगातार ये दावा भी किया जाता है कि सरहदें एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन इन लोगों का जो ये मॉड्यूल चलता है इसमें जो इस देश के ही लोग हैं उनको ट्रैक करना, उनको देख पाना कितना मुश्किल होता होगा इंटेलिजेंस के लिए? देखिए, देश के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी को जब हार्ट ऑफ द कंट्री होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो हमारी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ा सा भी जब स्ट्रिक्टनेस करने की कोशिश करती हैं तो हमारे अंदर ही एक ऐसे एलिमेंट हैं जो उनके फेवर में एकदम खड़े हो जाएंगे, कोर्ट में भी चले जाएंगे, बाहर नारे भी लगाने शुरू कर देंगे और शो करेंगे कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या पुलिस फोर्सेज हैं वो देखो कितनी जाति कर रही हैं, दे आर बीइंग वेरी हार्श टू द कॉमन मैन। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने किसी चीज की तह पे जाना है, खास तौर पे देश के भीतर अगर इंटीरियर में जाके जाना है तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। बॉर्डर पे एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वहां पर आसानी से पता लग जाता है कि कौन जो है वो दुश्मन है या दुश्मन की तरफ से आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जैसे अब दिल्ली जितना क्राउडेड एक मतलब सिटी है, वहां पर अगर कोई आदमी मिक्स कर जाता है या कोई सबवर्ट हो जाता है, देखो आमतौर पे क्या होता है कि या तो ये वो हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके पहले आए हैं, स्लीपर सेल बन गए हैं, या उनके एजेंट्स यहां पर जो थोड़े से भी लाइक माइंडेड होते हैं जिनको आप सबवर्ट कर सकते हो, उनको पैसा या कोई और इंसेंटिव दे के अपनी तरफ करने वाली बात होती है। ऐसे एलिमेंट्स को कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई मेरी एक ही गुजारिश है जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं कि जब कोई सिक्योरिटी एजेंसीज कोई जांच करती हैं, कुछ करती हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करो। ये ले लो कि वो आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ना कि आपको हर्ट करने के लिए या आपको इनकन्वीनियंस करने के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीएस सिसोदिया साहब भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है तहलका डिजिटल पर। सर कल जो ये दिल्ली में धमाका हुआ है, इसको आप एज ए डिफेंस एक्सपर्ट किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन इस पर। देखिए, ये जो धमाका हुआ है ये उन लोगों ने किया है जो इजीली टारगेट पे नहीं थे जी। ये एजुकेटेड लॉट इसमें शामिल हुआ है। इससे पहले जनरली देखते थे कि टेररिस्ट जो है लो लेवल के एजुकेटेड थे, उतने हायर लेवल के नहीं थे जी। तो इन्होंने एक अपना ग्रुप जो बनाया है, ये बड़े फिक्र की बात है कि ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है, ये यूपी से भी है, इससे तेलंगाना से है, उससे है, फरीदाबाद से, ये सब चीजें, मतलब ये जाल फैला हुआ है जो एक कुछ समय से कर रहे थे, ओवरनाइट नहीं हो सकता जी। दूसरा, जितना इन्होंने एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया हुआ था जी, वो भी ओवरनाइट इकट्ठा नहीं किया हुआ था। तो ये जो प्लानिंग है ये काफी अरसे से चल रही होगी, बड़ी सिस्टमेटिकली चल रही होगी। इन्होंने अपने ट्रेस भी नहीं छोड़े थे। एजुकेटेड है, इनको पता है सिक्योरिटी एजेंसीज जो है हमेशा कोई ना कोई ट्रेस ढूंढती है जी। जब इनका ये थोड़ा खुलासा हुआ तो उसने जो ये धमाका किया है जी, क्योंकि इसे मालूम हो चुका था कि अब ये एक्सपोज हो चुका है, ये किसी भी समय गिरफ्त में आ सकता है जी। तो जब ये गलत काम के लिए मोटिवेटेड था तो इसने मेरे विचार से ये सोचा कि भाई मैं एटलीस्ट इस धमाके को करता हूं क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो मैं पकड़ा जाऊंगा और बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन एक और सवाल ये भी है कि जो ये प्लानिंग बनाई जा रही होगी तो क्या ये भी हम सोच सकते हैं कि इसके अलावा भी दूसरी जगहों पर इसके तार हो सकते हैं, कहीं पर भी और ज्यादा जो विस्फोटक सामग्री थी वो बरामद हो सकती है? देखिए, जितनी इन्होंने इकट्ठी की थी उस हिसाब से तो बड़ा जाहिर है कि ये सिर्फ दिल्ली ही टारगेट नहीं था जी। हो सकता है कि ये जो इन्होंने स्टॉक किया उसको सब्सिक्वेंटली बाकी जगह में भी भेजना होगा। इन्होंने बड़ी एक जगह ढूंढी जहां इजीली इनकी खबर बाहर ना जा सके। टारगेट इनके दिल्ली हो सकता है, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी ये टारगेट ढूंढते हैं जहां इनको पब्लिसिटी मिले, छोटे टाउन में नहीं करते हैं। अब जो मुझे लगता है क्योंकि अब ये रडार पे आ चुके हैं, जो नेक्स्ट कभी कोई करेगा और बड़ी सिटी को नहीं टारगेट करेगा, वो टाइप बी सिटी को टारगेट करेगा जी, ताकि टाइप बी से इन्हें पब्लिसिटी भी मिलेगी जी। और वो इतनी जल्दी रडार में नहीं आएंगे।
तो इसमें अभी बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका किसी को जिक्र नहीं होगा आमतौर बिल्कुल। पे। यही बात मैं सब्रवाल साहब से भी जानना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, हमने इससे पहले भी कई सारे पैटर्न देखे, ऐसी जगहों को टारगेट किया जाता है जहां से पब्लिसिटी मिले या फिर जहां पर आबादी ज्यादा होती है। तो ऐसे जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये तो सेंसिटिव है ही। इस तरीके से और कौन कौन सी सेंसिटिव जगहें हैं इस देश के लिए जहां पर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश रहती होगी? देखिए, अगर जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब अगर उन्होंने टाइप बी में जाना है तो कहां जाएंगे? अयोध्या एक जगह है जहां जा सकते हैं, सोमनाथ एक जगह। देखिए, जो भी अब आप ये देखेंगे कि या तो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है जी, या वहां पे कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है या इंडस्ट्री है जिसको हिट करेंगे, जिससे कि हमारी या तो हमारी जिसे कहते हैं इंडस्ट्री को हिट हो या हमारी जो एक धार्मिक संस्कृति है वो हिट हो। इनमें से कुछ भी हिट होगा तो इट विल टेक अ वेरी बिग ब्लो। अब अगर मान लो केदारनाथ इस समय तो अब खैर विंटर्स टाइम है, वहां नहीं हो सकता, लेकिन अयोध्या कैन बी अ लाइकली टारगेट। तो इस टाइप के टारगेट कोई भी जो है ये पिक कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से अभी हमने जो ये इनके मॉड्यूल पकड़े गए ये एक 1% भी नहीं है, बहुत हैं, और इन सबको एक्सपोज करना बहुत निहायत जरूरी है। और इसलिए पब्लिक को एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप अपने आसपास अगर देखते हैं कोई आपके पास टेनेंट आता है, कुछ है, उसकी बिल्कुल आप यू हैव टू बी वेरी सस्पिशियस एंड चेक, उसके क्रेडेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है ताकि ऐसा हादसा कहीं दोबारा ना हो सके। बिल्कुल ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके। सिसोदिया साहब, इस तरीके की चीजों को हम ट्रैक भी कैसे करें? जो लोग हमारे आसपास हैं, कौन क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि जो 2900 किलो की बात हो रही थी, यानी कि इसका मतलब ये कि एक बहुत लंबे टाइम से एक प्रोसेस पूरी चल रही होगी। देखिए, आज का टेररिस्ट जिस ग्रुप के ये हैं, एजुकेटेड है, इनको भी जनरल अवेयरनेस है कि कहां कहां फुटप्रिंट छोड़े जाते हैं और कैसे कैसे ट्रैक होता है जी। तो उन चीजों को इन्होंने कवर करने की कोशिश की। अपने ट्रैक नहीं छोड़े, अपने सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं हुए, आप फेसबुक पे या इंटरनेट पे उतने एक्टिव नहीं हुए ताकि आपका पता ना चले। इसी वजह से ये छुपे रहे और इन्होंने जगह भी ऐसी सिलेक्ट की कि जहां इजीली ये पकड़े ना जा सके। दूसरा, ये जो आपने दूसरी सिटीज की बात की जी, अब सिटीज में एक अगर आप ए में देखें तो बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, टाइप बी सिटी में देहरादून एक टारगेट हो सकता है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर देहरादून टारगेट होता है। देहरादून भी वर्ल्ड मैप पे है। जैसे अयोध्या की बात जल सब्रवाल ने की, अयोध्या के पास अगर आप देखिए, इनकी पहले काफी जड़ें मजबूत थी आजमगढ़ में। अभी भी आजमगढ़ का कुछ लिंक मिल रहा है। आजमगढ़ हालांकि पढ़े लिखे लोगों को ले जाना जाता है, कैफी आजमी, बहुत IAS IPS अफसर उन्होंने बनाए हैं। 2005 में अयोध्या में एक हमला हुआ था जिसमें टेररिस्ट अयोध्या आए थे, 4 या 5 थे। वो लास्ट मिनट में फेल हो गया, एंटर कर गए थे। वो जो लला का जो वो था टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बिल्कुल नजदीक 30-40 मीटर पे पहुंच गए थे। तो आजमगढ़ एक जो है बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसी के नजर में होना चाहिए कि वहां से ये आ सकते हैं अयोध्या के लिए। अयोध्या बहुत बड़ा हो गया। दूसरा, ये अगर रिलीजियस सिटी में देख के वाराणसी, हालांकि अयोध्या के विद इन अयोध्या वाराणसी में सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है, पर ये फिर देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सी जगह है। नेक्स्ट ऐसी जगह ढूंढेंगे जो रिलीजियस प्लेस है पर उतना ज्यादा फेमस नहीं, पर रिलीजियस प्लेस है। कोई भी प्लेस हो सकता है जो वेल नोन है, तो वो टारगेट उसे जरूर करेंगे। अभी ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज को अभी जो समझने की जरूरत है जी, बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसी को समझने की जरूरत है। और सब्रवाल साहब, एक और सवाल इसमें ये भी बैठता है कि सरकार जो डिसीजन लेती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर, तो उसमें किन किन ऑफिशियल्स को शामिल किया जाता है, या फिर हम ये कहें कि इंटेलिजेंस से और ये सब लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाते हैं? देखिए, आज से 10-12 साल पहले जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इतना फ्रीडम नहीं था जितना अब हो गया है। अब चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, और जो इंटरनल होम के जो जितने भी ये जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी रूटीन में बैठक होती हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि पिछले 8-10 साल में अगर आप देखें तो इन एजेंसीज को
फंडिंग भी मिल गई है, इनको फ्री हैंड भी मिल गया है जी जो पहले नहीं था। अब देखिए, जब तक आईबी और रॉ के पास अगर आपको मैन पावर नहीं है, फंड्स की कमी है, तो आपको इनपुट्स नहीं मिल सकते। दूसरी चीज ये है कि जो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा, देखिए चीज ये है कि एक तो हमारी इंटरनल एजेंसीज हमारे को इनपुट्स देती हैं, उसके अलावा दूसरे देशों की भी जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमारी तालमेल रहती है। जैसे इजराइल की मोसाद हो गई या केजीबी अपना रशिया का हो गया, इनके साथ भी हमारे तार जुड़े होते हैं और कई बार हमको वहां से भी बड़े वाइटल इनपुट्स मिलते हैं जो हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल आप अपनी सोर्स को कभी डिस्क्लोज करेंगे तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगा जी। तो लेकिन ये सारी एजेंसीज का हमको इनपुट्स आता है। अभी भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी इतने देशों के, मेरे ख्याल 32 देश या कितने देशों के सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स वगैरह आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो एक बड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है और इसके बीच में जब तक एक तालमेल नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता जी, एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जी। बिल्कुल। और हमारे साथ क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष शर्मा भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड सर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे अटैक को, जिस तरीके से ये पूरा एक मॉड्यूल सामने आ रहा है, क्या इसमें सिचुएशंस नजर आ रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू द व्यूअर्स। सी देखिए, ये दीज आर ऑल प्रेडिक्टिव मूव फ्रॉम लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। अगर आप लोग को, अगर हमारे व्यूअर्स को पता होगा that few months back we have actually seized quite some amount of explosive few days back, in fact, in a series of activities during Delhi. So it is a planned move and the intentions are very clear, but at the same time there are lot many things which the investigating agencies are working on. And at this point in time, giving any such comment would not be correct to the viewers. It would put them in a different thought process. And obviously it is a horrendous act, and that we have been condemning from the beginning. But these are all related to create an internal disturbance where they started with a small things. They may be in a process of planning few more, and at different places may not be our capital. So we need to be careful, and our the national teams at the various levels, they are looking into it in a big way. जी सर, एक और चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे होंगे या फिर इंटेलिजेंस जिस तरीके से इसमें जांच कर रही होगी, पुलिस किस तरह से जांच कर रही होगी, तो आगे इसको कितनी जल्दी क्लोज किया जाए, इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा करके, और एक एश्योरेंस दी जाए कि अब कोई घबराने वाली बात ऐसी नहीं है? See, that is it is a double-edged weapon. Such statement cannot be given, and we should not be actually intruding into anyone's job. I am sure the people who are involved, they are the best at their helm of affair. The scenarios of these kind of a thing that changes over a period in time, which was there in 10 years back, the modus operandi changes after 10 years and today. What we have been seeing this in past is not the same story today. So the methodologies changes, and obviously the internal assurance are being kept so that such activities will not be there in our country. जी बिल्कुल। तो सबरवाल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था, उसके बाद क्या ऐसे चेंजेस सरकार के लेवल पर या फिर इंटेलिजेंस के लेवल पर या फिर डिफेंस के लेवल पर किए गए हैं जिससे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हमारे देश ने इन तमाम चीज़ों को किया है? देखिए, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो 2008 के बाद कम से कम अगले 4-5 साल तो मुझे नहीं लगता कोई खास चेंज हुई है। जो भी मेजर चेंजेस आई हैं ये 2014 के बाद ही आई हैं और बिग वे में आई हैं। और खास तौर पे देखिए, जब से ये अजीत डोवल जी जो हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, और जिस तरह से इनका माइंड एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो हेड की तरह जो काम करता है, जो इनकी सूझबूझ है, जिस तरह से इन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक नई दिशा दी है, मैं कहता हूं कि ये उसी का कमाल है कि पिछले 10-12 साल में हमने कोई मेजर इंसिडेंट नहीं देखा। और ये नहीं तो पहले आए दिन कहीं ना कहीं ब्लास्ट ऐसे होते रहते थे जैसे कि आतिशबाजी, रूटीन की कोई शादियों की आतिशबाजी हो रही है। एंड जो चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं वो पिछले 8-10 साल में मेजर उसमें आए हैं,
फाइनेंशियल फंडिंग इनको ज्यादा दी गई है, और कैलिबर ऑफ ऑफिसर्स जो अब आ रहे हैं दे आर मच बेटर। और इनको देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप एक अच्छे कैलिबर के ऑफिसर को तो पकड़ लेते हो, लेकिन उसको काम करने की फ्रीडम नहीं देते। जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं हो सकता। और अब जो इनको लोअर लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनको जो फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया गया है, ये उसी का नतीजा है कि जो अभी पिछले 3-4 दिन में, चाहे वो सहारनपुर में, फरीदाबाद में, ये जो सारे पकड़े गए हैं, ये उसी का रिजल्ट है। और ये तार जैसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी आगे आप देखेंगे कि कई और तार खुलेंगे, जो जैसे कि अभी कर्नल साहब ने बोला कि हो सकता है अभी उनके बारे में पब्लिक को जानकारी ना दी जाए, बिकॉज वी डोंट वांट कि जो ऑपोजिट साइड वाले हैं उनको पता लगे कि हम कितना जा चुके हैं अंदर तक, कितना हमको उनके बारे में नॉलेज मिल चुकी है। बट आई एम श्योर कि अगले कुछ दिनों में हमें बड़ी इंपॉर्टेंट और इनपुट्स और इंटेलिजेंस मिलेगी, जिससे हमें पता लगेगा काफी पर्दे जो हैं वो खुलेंगे अभी। थैंक यू। बिल्कुल काफी पर्दे खुलेंगी। क्योंकि समय भी कम है, सिसोदिया सर से फाइनल कमेंट लेंगे। सर, किस तरीके से आप आगे देख रहे हैं, क्या और ऐसे स्टेप उठाए जाएं कि इस तरह की घटनाओं को एकदम कट ऑफ ही कर दिया जाए, खासतौर पर जो लोग इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं? मैं पहले कवर करूंगा। आप 26/11 के बाद सबसे पहले ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसमें सारी एजेंसीज जो थी, ये दिल्ली में होम मिनिस्टर में इनकी मीटिंग बहुत रेगुलरली होती, फिक्स डे था वीक में, और कई बार एवरी डे भी होती थी। ये अपना शेयर करते, जो पहले नहीं होता था। चाहे रॉ वाले आते थे, IB वाले आते थे, बाकी लोग आते। मैंने भी कुछ अटेंड की है। दूसरा, उस टाइम ये रियलाइज हुआ था कि हमारे पास इमीडिएट रिएक्शन नहीं है 26/11 में। तो NSG के हब कई जगह एस्टेब्लिश किए, चाहे बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह में। और तीसरी एक्टिविटी की गई थी कि स्टेट लेवल पे STF कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जैसे मुंबई में फोर्स 1 तैयार की, तो कई स्टेट्स में जो अंडर थ्रेट है, वहां लोकल लेवल पे प्रिपेयर किया पुलिस को कि वो रिएक्शन कर सके। तो शुरुआत 26/11 से ये शुरुआत हो चुकी थी, पर जैसे जल सब्रवाल ने कहा, आगे इसकी जो फर्दर उस लाइन को आगे बहुत बढ़ाया गया। एक स्पाइस एक्सपर्ट कह लीजिए, चाहे इंटेलिजेंस प्रोफेशनल कह लीजिए, एक्सपर्ट कह लीजिए, जो इस गेम में माहिर हैं, श्री अजीत डोभाल जी, उन्होंने इसको बिल्कुल सही दिशा दी, क्योंकि इनका अपना बैकग्राउंड रहा है इंटेलिजेंस का, उन्हें पता है कैसे गैदर करना है, कैसे शेयरिंग करनी है, उससे काफी फर्क पड़ा है। आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि काफी लार्ज स्केल पे सर्विलेंस बढ़ जाएगी, जो स्लीपर सेल भी थे वो भी काफी कैच होंगे, और अगले कुछ समय, कुछ महीने थोड़ा लल रहेगा, पर मेरी वरीज है जी, बिल्कुल वरीज है। बिल्कुल मनीष सर, फाइनल कमेंट आगे किस तरीके से जो ये थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, इनको किस तरीके से दूर करने की कोशिश की जाए? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, इट इज एवरी सिस्टम हैज गॉट अ प्रोसेस इन प्लेस, राइट? और इन प्रोसेसेस को हमें ओपन मीडिया में, I would generally say it should not be, given comment like that, because अभी जैसे सर ने बोला, and various, the esteemed panel who has been talking, that we have refined our methods and process in a very befitting manner, and we should not comment about it, and we should have faith and look into it, that it is being done still in a quite a subjugate manner. So we don't have to worry about it. Like अभी सर ने ये बताया, if you remember, he said that after that incident, what happened in Mumbai, you would have hardly seen anything for coming decades, isn't it? We all know. So one such things should only raise our eyebrows, that what are the inside plannings. We are that, I'm sure all the agencies are working on it together as a jointness force, and we know that these things are there as a sense of worry, but people, now we are much smarter than what people are told.
जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमी सबरवाल साहब, मेजर जनरल रिटायर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। GS सिसोदिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनीष शर्मा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो ये पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश एक तरह से किया गया है, ये एक तरह से बहुत बड़ी सफलता भी है, और इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज करके रख दिया गया। और फिलहाल अब कोशिश ये कि आगे किस तरह से ऐसे एलिमेंट्स की पहचान की जाए जो लगातार हमारे देश की जनता के बीच में इस तरह से बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।